हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। हुंकार सीरीज 2.0 में आज हमारा ये अगला लेक्चर है जो कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पर आधारित है। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड हमने पूछी थी कि आप केवल एमसीक्यूज़ और उसके आंसर चाहते हैं या फिर आप डिटेल में। तो 85% जो वोटिंग हुई है वो यहाँ पर डिटेल स्टूडेंट्स की तरफ से हुई है। ठीक है कि सर आप डिटेल में पढ़ाइए, तो बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो इसके आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो से मैच करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का, यानी कि हम 40 क्वेश्चन देख चुके हैं पहले। ठीक है, यानी 41 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक चीज़ आपको समझनी है, मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर बात हो रही है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। ठीक है, अब ब्रिटिश आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन बच्चों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये आपके बाद में आए। ठीक है, इससे पहले आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। नोट कर लो, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल से पहले एक और जनरल हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही रिप्लेस करके आने वाले समय में यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। मान लो किसी बच्चे का नाम 10 साल तक चिंटू था, जैसे ही वो 11 साल का हुआ उसका नाम मिंटू हो गया। ठीक इसी प्रकार से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था और वही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बच्चों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, नोट कर लो रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो है 1773 का। ठीक है, नोट कर लो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कही गई थी। ठीक है, जो मैंने बोला कि सबसे पहले एक पद हुआ करता था, वो पद था बंगाल के गवर्नर जनरल का। तो वो पद भी कहीं ना कहीं से ड्रॉ किया गया होगा, किसी ना किसी अधिनियम से निकाला गया होगा। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रिजल्ट था। ठीक है, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका यहाँ पर रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आने वाले समय में जो चार्टर एक्ट था, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं याद है कि 13 था या 33 था, उसमें आकर के जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, वही जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा है, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करता तो आपको कोई दूसरा नाम बताना पड़ता। मैं बताता हूँ कि कौन था। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि भारत का प्रथम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि पहले ब्रिटिशर्स का शासन था तो पहले ब्रिटिश ही बनाए गए थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर ऐसा पूछ ले कि पहले के समय में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इतना क्लियर हुआ? आई होप अच्छे से। ठीक है, एक बार एक कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। शायद 1833 का वो चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। जो चीज़ सही है वो मैं, जो चीज़ सच्चाई उसे कभी नहीं छिपाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, शायद 1833 का है या 1813 का है। मेरे हिसाब से 1833 का है। ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे ये क्वेश्चन कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नमेंट ऑफ एन इंडियन स्टेट। इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है इसका राइट आंसर है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, ध्यान देना।
अगर यहाँ पर पुरुष पूछे तो पुरुष का जवाब देना है, अगर महिला पूछे तो महिला। ठीक है, तो प्रथम, तो मैंने कहा था भारत में प्रथम जितनी भी चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हों, ठीक है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री हों या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हों। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज़ इनसे और पूछा जा सकता है सरोजिनी नायडू से कि ये बताइए कि नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है। ठीक है, नोट कर लेना, नाइटिंगेल, स्क्रीन पे लिखते नहीं बनता है लेकिन बोल रहा हूँ तो नोट करते रहना, कॉपी पे लेकर जो बैठिएगा मेरी क्लास में। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिख देता हूँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को यही उपाधि मिली है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। मैंने कहा कि भारत में जितनी भी चीज़ें प्रथम हैं, विशेषकर लेडीज़ या वीमेन से लेकर के, वो आपकी पूछी जानी है। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सुष्मिता सिंह नहीं होना चाहिए, सुष्मिता सेन होना चाहिए। सिंह नहीं है, सेन है, नोट कर लेना इसे। ठीक है, सेन है, सिंह नहीं है। ठीक है, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन आपकी पहली मिस यूनिवर्स हैं जो भारतीय महिला है। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, राइट आंसर इज सुष्मिता सेन। ठीक है, ये आपका इतना क्लियर हुआ। अगर पूछ ले कि इन प्रेजेंट हाल ही में कौन भारत की महिला है जो अभी यूनिवर्स का खिताब जीती हैं, ठीक है, उनका नाम है हरनाज संधू, हरनाज संधू, हरनाज संधू, ये भी विमेन है, ये भी लेडीज़ हैं। ठीक है, इन्होंने अभी जीता है आपका हाल ही में जो यूनिवर्स का है, उन्होंने एक खिताब जीता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी अभी समकालीन बात हो रही है उसकी बात की मैंने। आगे है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, एक इससे रिलेटेड और क्वेश्चन था जिस पर चर्चा की थी, वो भी हम बताएंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, एपेक्स ऑफ एवरेस्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। अगर प्रश्न पूछ लेता कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आपका राइट आंसर होता कल्पना चावला। कल्पना चावला का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कल्पना चावला का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये, और अगर ऐसे पूछता कि कल्पना चावला किस प्रदेश की रहने वाली थी या हैं, तो आप कह सकते हैं कि हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, अगर आपका जीके से रिलेटेड है तो भी, नहीं भी है तो भी आपका बीए में तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है 12 जनवरी। ठीक है, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, द राइट आंसर इज 12 जनवरी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये किस लिए 12 जनवरी को ही डेट यूथ दिवस क्यों मनाई गई, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस 12 जनवरी को होता है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस है वो 12 जनवरी को होता है। और आपको पता है कि एक बहुत ही बड़े प्रणेता के रूप में, भारतीय जनमानस के रूप में, यहाँ पर भारतीय जनमानस को आकर्षित करने के लिए, यूथ को प्रेरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से पता है। यही कारण है कि इनके जन्म दिवस को युवाओं के लिए रख दिया गया कि युवा दिवस यानी यूथ डे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। ये आप लोग को सभी को पता है, हाल ही में भी हुआ भी है। इसका राइट आंसर होगा 21 जून। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है। आगे है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे, हु इज रिलेटेड टू बारदोली सत्याग्रह। ऐसा भी आ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। अगर प्रश्न आ जाए आपका कि ये जो बारदोली सत्याग्रह है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था गुजरात में। ठीक है, और यहीं पर आप देख रहे हैं कि गुजरात में ही एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो एक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है वो बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के
याद में, ठीक है। और वो है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इनका जो जन्मदिवस है वो भी 31 अक्टूबर को पड़ता है। और एक खास बात कि इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? इस वजह से क्योंकि इन्होंने देश को एक करने का काम किया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत दो खेमों में था। एक ब्रिटिश राज्य वाले थे और बाकी के जितने भी थे वो राजाओं के जो शासनकाल जहाँ पर चलता था वो वाले क्षेत्र थे। तो राजाओं के शासनकाल को भारत में मिलाने का काम यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। यानी कि इन्होंने अपने परिवार को बिछड़ने नहीं दिया, यानी भारत एक परिवार था और इसको बिछड़ने नहीं दिया, इन्होंने एक किया। इसी वजह से इनको एकता का प्रतीक जाना जाता है। एकता के प्रतीक के रूप में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और अगर पूछना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बनाए गए, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, ठीक है। यही कारण है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को ये नाम दिया गया, ठीक है। खैर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। भारत की संसद को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। बाय व्हाट नेम इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नोन? द राइट आंसर इज पार्लियामेंट। अगला है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ देश रत्न? द राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं ना किसी ना किसी महान पुरुष को, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे महात्मा जी की, अब प्रश्न है ऐसे ही आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि दी गई, आपको पता है, ठीक है। गांधी जी को आप कहते हैं ना महात्मा गांधी, ठीक है। तो इनका नाम नहीं था महात्मा गांधी, ये चीज़ आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा। महात्मा गांधी हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन इनका नाम महात्मा गांधी नहीं था। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। लेकिन इनको महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको महात्मा गांधी इस वजह से कहते हैं क्योंकि महात्मा की इनको उपाधि मिली है, ठीक है। जैसे कि आज कहते हैं ना कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक उसी प्रकार महात्मा की इनको उपाधि दी थी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इनको महात्मा की उपाधि दी किसने, ठीक है। महात्मा तो बोल दिया गया, अब ये मत सुनना कि इनका नाम ही महात्मा गांधी था, ऐसा नहीं है बच्चों। इनको उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी की। आखिर महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो उनका नाम आप जानते भी होंगे, वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में आपको पता है कि इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से इन्होंने बांग्लादेश और भारत दोनों के राष्ट्रगानों का यहाँ पर उल्लेख किया है, यानी इनको लिखा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। मैंने अभी बोला कि कुछ नाम है, तो अभी मैंने एक ऊपर नाम लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। हु इज नन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न और है, ऐसे और पूछ सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नोट कर लेना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लिखते बनता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो नोट कर लेना कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो लेवल है आपका ऐसा आएगा कि जितने भी यहाँ पर जो प्रोमिनेंट या फिनोमिनल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको जो टाइटल दिए गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला है कि स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये टाइटल्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जीके पे, काफ़ी क्या यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कई बार आए हैं, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही। स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका है स्वर इज फेमस बाय द नेम ऑफ कोकिला। द राइट आंसर इज, ठीक है, हु इज़ द फेमस बाय द नेम ऑफ स्वर कोकिला। ये थोड़ा सा घूम फिर के उसी जगह आ गया है, ठीक है। हु इज़ द फेमस बाय द नेम ऑफ स्वर कोकिला। तो इसका राइट आंसर होगा लता मंगेशकर। आप लोग जानते होंगे कि लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ है वो यहाँ पर भारत प्रसिद्ध ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व स्तरीय है, ठीक है। तो स्वर कोकिला, अब नाम से ही क्या निकलता है कि एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा स्वर जो कि कोयल के जैसा हो। कोकिला का मतलब कोयल के जैसा हो। तो अगर पूछे कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्वर कोकिला के नाम से यहाँ पर
लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत की संसद, ठीक है, लेकिन हर देश में इसको पार्लियामेंट या संसद ही नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको इसके अलग अलग नाम है हर देश में। जैसे कि अभी पूछेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन बनते भी हैं जीके के अंतर्गत। ठीक है, कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश नन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर जातीय संसद। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल नन। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, नेशनल पंचायत। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा को जाना जाता है रेडक्लिफ रेखा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, पहले जीके की क्लास हुई थी उसमें भी बताया था और डिटेल में बताया था। और भी कई नेम है, उनको भी देख लेना। जैसे मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच जानी जाती है। ठीक है, और डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। ठीक इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज द रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, उसी बात पर हम आ गए कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य रेखा को जाना जाता है। द मिडिल लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोहन लाइन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। द राइट आंसर इज 1919। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, ध्यान देना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी उसके अंग हैं, उनकी स्थापना कहाँ पे हुई है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, वेयर एंड व्हेन, कब हुआ है और कहाँ पर हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर जीके पोर्शन। अगर आप जीके के स्टूडेंट नहीं भी हैं, बीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टॉपिक इज मेंशन्ड इन योर सिविक सिलेबस ऑफ द बीए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखनी है इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। मैंने बोला कि कहाँ पर, कब और कहाँ पर, ये ज़्यादा चीज़ें याद रखनी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय कहाँ पर की बात कर रहा हूँ, मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है किसी भी संगठन का, और उसकी स्थापना कब हुई है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिस। ठीक है, जो कि फ्रांस में आपका पड़ता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। द राइट आंसर इज पेरिस। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। एक बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बोला कि जितना भी संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको घोल कर पी जाना। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है आपका। कम से कम 4 नंबर तो लेकर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, नोट कर लो अभी से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1948। 1948 इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। बढ़ते हैं आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। अभी तक तो हमने बात की संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, जितने भी संगठन हैं, लेकिन यहाँ पर खुद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड, इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लो, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मेन हेड तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और अगर पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना, भारत इसका सदस्य कब बना था, तो वो 30 अक्टूबर को बना था। ठीक है, 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बना था 1945 में, यानी कि इसकी स्थापना होने के 6 दिन बाद ही भारत यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। सारे इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उनको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है,
ये जानते होंगे आपका भारत रत्न पुरस्कार, द बेस्ट अवार्ड गिवन फॉर सोशल सर्विस एंड पब्लिक सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। द राइट आंसर इज भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, इसका राइट आंसर है आपका, एक चीज़ मिस्टेक हो रही है बच्चों, ध्यान देना, ये 1984 नहीं होगा, ये होगा 1985 यानी कि 1985। ठीक है, पहला ऑप्शन में 84 की जगह 85 कर लेना। ठीक है, तो व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश, द राइट आंसर इज 1985, 84 नहीं 85 है। ठीक है, और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है कि ये जो 85 में आपका हुआ है इसको कहते हैं सार्क, अगर हो सकता है इसका शॉर्ट में नाम है बच्चों सार्क। ठीक है, सार्क ऐसे भी लिखा आ सकता है हिंदी में, इसको कहते हैं सार्क, इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए, टोटल 22 क्वेश्चंस कराए हैं आज। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के पीछे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो मैंने बता दिया है। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमारी तरफ से फोर्स नहीं है, ये आपका प्यार है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो अनलाइक कर दें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो हम क्यों आपसे कहें कि आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।